बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पालमपुर गांव में भूमि का संसाधन का जो प्रयोग किया गया था उत्पादन के लिए, भूमि जो स्थिर होती है उसमें अधिक उपज नहीं हो पाती है, तो भूमि के स्थिर टुकड़े पे अधिक उपज करने के लिए कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया था, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई थी। तो उत्पादन में तो वृद्धि हो गई, मगर इसका भूमि पे क्या प्रभाव पड़ा ये जानते हैं हम। भूमि जो एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका हमें अति सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। हमें वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिला है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग कर दिया है, जिसके कारण अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों का बहुत अधिक उपयोग हुआ है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो कम हो गई है। साथ ही साथ नलकूपों से जब सिंचाई की गई है, तो नलकूपों में जो पानी खींचा जाता है वो भूमि के अंदर से खींचा जाता है, जिससे हमारा भूमिगत जल का स्तर भी कम हो गया है। और जो मिट्टी की उर्वरता है और भूमिगत जल का स्तर है, उसको बनने में बहुत अधिक समय लगता है। इसीलिए हमें कृषि के भाविक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए। जो कृषि है उस पर उर्वरकों का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, जिसे हम देखते हैं। तो जो रासायनिक उर्वरक होते हैं वो पानी में ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, और जो पानी में घुलने के कारण पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी लंबे समय तक इनको अपने पास धारण करके नहीं रखती है, और ये मिट्टी से निकल के भूमिगत जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। और साथ ही साथ ये रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करते हैं, जिसका प्रभाव क्या होता है, कुछ समय बाद जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है वो कम होने लगती है, और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या करना पड़ता है, अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो भारत में पंजाब और हरियाणा राज्यों में जब आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया गया था, अधिक उर्वरकों का प्रयोग करने के कारण वहाँ की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, और पंजाब के किसानों को अब अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक खादों का अधिक उपयोग करना पड़ता है, जिससे क्या हो गया, वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बाद हम पालमपुर गांव में आते हैं। पालमपुर गांव के किसानों में भूमि का किस प्रकार वितरण किया गया है। हमने देखा था पालमपुर गांव जो है वो एक काल्पनिक गांव है, तो वहाँ 450 परिवारों का गांव है, और 450 परिवार में से जो 1/3 लोग हैं, 1/3 जो परिवार हैं, यानी 150 परिवार है, उनके पास भूमि नहीं है, जो अधिकांशतः क्या हैं, दलित हैं। और बाकी परिवारों में से जो 240 परिवार हैं, उनके पास जो भूमि है वो कितनी है, 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाली भूमि पे वे कृषि करते हैं। तो इस प्रकार इस कम भूमि पे कृषि करने के कारण उनको पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती है, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। तो उन लोगों को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन लोगों को अन्य आमदनी के साधनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसके बाद जो 60 परिवार हैं, उन 60 परिवारों के बाद यानी 450 में से 150 परिवार तो भूमिहीन हैं, 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, और बचे हुए जो 60 परिवार हैं, उन 60 परिवारों के पास गांव के आधे से अधिक की भूमि है। पालमपुर गांव में मझोले और बड़े किसानों के पास के जो 60 परिवार हैं, उनके पास 2 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पे वे खेती करते हैं। उनमें से कुछ किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि है। आइए हम देखते हैं, इसको हम एक चित्र के द्वारा समझेंगे। जैसे ये भारत में कृषि क्षेत्र दिखाया गया है, देखो यहाँ पे कृषि क्षेत्र है,
तो टोटल कृषि क्षेत्र का 55% जो भाग है वो सीमांत और छोटे कृषकों के पास है, और 44% जो भाग है वो मझोले और बड़े कृषक के पास है। और जो कृषकों की संख्या है भारत में वो क्या है, 85% जो कृषक हैं वो क्या हैं, मझोले और बड़े कृषक हैं, और 15% जो हैं वो क्या हैं, सीमांत और छोटे कृषक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भूमि उत्पादन का पहला साधन है यहाँ, और भूमि के बाद हम देखेंगे कि भूमि में श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। तो भूमि में जो खेती होती है, खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान जो होते हैं वे अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम कर लेते हैं, इसलिए वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। जो मझोले और बड़े किसान हैं वे अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। तो ये दूसरे श्रमिक कहाँ से आते हैं? ये जो दूसरे श्रमिक हैं खेतों में काम करने के लिए जो श्रमिक लगाए जाते हैं बड़े किसानों के खेतों में, ये भूमिहीन परिवारों से आते हैं, या ये वो लोग होते हैं जिनके पास क्या होती है, छोटे प्लाट होते हैं, यानी बहुत कम खेती होती है जिससे उनका अपना भरण पोषण नहीं हो पाता है, इसलिए वे दूसरों के खेतों में काम करके अपना आमदनी क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और इसमें जो कृषक दूसरों के खेतों में काम करते हैं उनका उस फसल पे कोई अधिकार नहीं होता है। उनमें किसका अधिकार होता है? उन किसानों का अधिकार होता है जिनकी भूमि होती है, और उनको क्या दिया जाता है, उनको बड़े किसानों के खेतों में काम करने के बदले मजदूरी दी जाती है, और ये मजदूरी नकद या वस्तु के रूप में या अनाज के रूप में दी जा सकती है, और कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। यहाँ मजदूरी का जो प्रकार है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य में बुआई कटाई के लिए सबकी मजदूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। और जो रोजगार की अवधि होती है इनकी, वह भी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे खेत में काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनको दैनिक रूप से यानी प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी पे कार्य पे रखा जा सकता है, या उन्हें कार्य विशेष के लिए, या कभी जैसे कटाई का मौसम चल रहा है या बुआई का मौसम चल रहा है तब उन्हें काम पे रखा जाता है, या पूरे साल भर के लिए काम पे रखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें एक उदाहरण के द्वारा हम यहाँ देख रहे हैं डाला और रामकली के बारे में बताया गया है, जो क्या है, एक भूमिहीन श्रमिक हैं और ये दूसरों के खेतों में काम करते हैं, और इनका जो काम है वो कम होते जा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? आधुनिक कृषि विधि में जुताई के लिए ट्रैक्टर और कटाई के लिए हार्वेस्टर आदि का प्रयोग जब किया जाता है तो इन जैसे कृषि श्रमिकों का जो काम होता है वो कम हो जाता है, इसलिए इन्हें क्या करना पड़ता है, अन्य क्षेत्रों में काम की खोज करनी पड़ती है। तो इन्हें पूरे साल भर काम नहीं मिल पाता है। तो डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करने वाले एक भूमि श्रमिक है और उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। तो सरकार ने खेतों पे काम करने वालों की मजदूरी कितनी रखी है? 300 रुपये। ये मार्च 2017 का आंकड़ा है। 300 रुपये जो वेतन उनका निर्धारित किया गया है, लेकिन डाला को कितने मिलते हैं? केवल 160 रुपये ही मिल पाते हैं। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों पे बहुत ज़्यादा स्पर्धा है। क्यों है? काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं और काम कम है, इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं, कम मजदूरी पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की जो व्यवस्था है वो कहाँ से की जाती है। तो श्रमिक की तो व्यवस्था हो गई। अब जो पूंजी है, उत्पादन का जो तीसरा कारक है, उसकी व्यवस्था कैसे करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं। खेती का जो आधुनिक कृषि के तरीकों का जो प्रयोग किया गया था तो उससे क्या हुआ, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ने लगी। अब किसानों को बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कृषि करने के लिए। तो उसमें जो बड़े किसान होते हैं वो तो पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। तो छोटे किसान किस प्रकार पूंजी की व्यवस्था करते हैं, तो बहुत अधिक संख्या में जो छोटे किसान हैं
वो पूंजी की व्यवस्था करने के लिए उनको पैसा उधार लेना पड़ता है कृषि कार्य करने के लिए। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से पैसा लेते हैं या कृषि की आगतों को पूरा करने वाले व्यापारियों से कर्जा लेते हैं। ऐसे कर्जों में ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, उनकी शर्तों पे काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सविता की कहानी है, जो एक लघु कृषक है। वो अपनी खेती में करने की योजना बनाती है। उसे बीज और कीटनाशक के लिए जो पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो वो एक तेजपाल नामक बड़े किसान से क्या करती है, पैसा उधार लेती है। और वहाँ पैसा उधार लेने के बाद उसे क्या करना पड़ता है, उसके मनमाने शर्तों पे कार्य करना पड़ता है। तो तेजपाल सविता को कहता है कि वो 24% की दर पे 4 महीने के लिए कर्ज देगा और ब्याज की दर ये बहुत ऊंची है। सविता को ये वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसके खेतों में श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम करेगी। तो ये बहुत कम मजदूरी पे उससे काम करवाया जा रहा है और सविता पे बहुत अधिक बोझ है। उसे अपने घर का काम भी करना है, परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है और साथ ही साथ तेजपाल के खेतों में कर्जा चुकाने के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से काम भी करना है। तो ये छोटे किसानों की हालात है जो पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और उन्हें कर्जा नहीं मिल पाता है, इसलिए वे इन कठोर शर्तों पे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो छोटे किसानों के अलावा जो बड़े और मझोले किसान हैं, वो पूंजी की व्यवस्था किस प्रकार करते हैं देखते हैं। वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था वो किस प्रकार करते हैं, उनका पास इतना अधिक उत्पादन होता है कि वे पूंजी की व्यवस्था अपनी बचत से ही कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगला टॉपिक आया हमारे पास, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। तो जो बड़े किसान हैं उनके पास ज़्यादा अनाज पैदा होता है, तो उस अनाज को या उस गेहूं को क्या करते हैं, वे अपने परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और जो शेष बचता है उसको अधिशेष गेहूं कहा जाता है। शेष गेहूं को वो बाज़ार में बेच देते हैं। ठीक है, और बाज़ार में बेचने के बाद ये गेहूं बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों में लदकर बाज़ार में पहुंचते हैं। बाज़ार में व्यापारी गेहूं को खरीदकर गांव के कस्बों में, शहरों में, कस्बों में और शहरों की दुकानों तक पहुंचा देते हैं। जैसे यहाँ जो एक बड़ा किसान बताया गया था तेजपाल, तो उसकी समस्त भूमि में 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है और अपने इस अधिशेष गेहूं को वो क्या करता है, अधिशेष गेहूं को वो बाज़ार में रायगंज की मंडी में बेच देता है और उससे वो अच्छी कमाई करता है। और इस कमाई का उपयोग बड़े किसान किस प्रकार करते हैं उसको देखते हैं। तेजपाल जो इस कमाई का उपयोग क्या करता है, उसने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया है। बाद में उसने इस पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्जा देने के लिए किया है। यानी बड़े किसान छोटे भूमिहीन कृषकों को या छोटे प्लाट में काम करने वाले कृषकों को कर्जा देते हैं और उसके अलावा वो बचत का उपयोग अगले मौसम की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था के लिए भी करते हैं। इस प्रकार तेजपाल सिंह ने बचत के पैसों में से एक ट्रैक्टर खरीदा है। ठीक है, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बड़े और मझोले किसान हैं उनके खेतों से इतनी बचत प्राप्त हो जाती है कि उनको अपना जो आगे की पूंजी की व्यवस्था है उसके लिए कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि पालमपुर में उत्पादन का जो संगठन है भूमि श्रम पूंजी वो किस प्रकार कार्य करता है, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं वहाँ की जा रही हैं। अगला टॉपिक होगा हमारा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। धन्यवाद।